कल की स्लाइड्स जो है वो हिंदी वाली चली गई थी गलती से, ठीक है। अब अपलोड हो गई हैं, आज आप वापस से जो है उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें भी वैसे आपको समझ आ गया होगा, अगर आपने देखा होगा तो फिनोटाइप ही लिखा हुआ रहता है उसमें भी, कोई बात नहीं है ना, सबको समझ आ गया होगा। आपने प्रैक्टिस की मोनोहाइब्रिड की, मोनोहाइब्रिड की प्रैक्टिस की या नहीं, है ना? हाँ, ठीक है, चलो। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसके बारे में हमने बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या, ये देखा था हमने लास्ट में, उसके पहले वाली स्लाइड में देखें जरा तो क्या हुआ था। ठीक है, ये देखते जाइए, लास्ट में ये हमने पढ़ा था, इसमें आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, सीधा सीधा ये याद रखना है कि जब हेटेरोजाइगोसिटी की बात की जाती है तो वो क्या होती जा रही है, यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही है, आधी होती जा रही है, हो रही है ना आधी, जरा देखो तो, ये आधी होती जा रही है। मैं बेटा वहां पर अपलोड कर दिया है ना। और कल जो है, वापस जो बच्चे अभी बाद में जुड़े हैं उनको वापस बोल रहा हूँ कि हिंदी वाली स्लाइड्स अपलोड हो गई थी गलती से, अब इंग्लिश वाली हो चुकी हैं, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जाइगोटिक 4 कैसे होंगे, वो तो कितने भी हो सकते हैं। हाँ, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी होने का मतलब ये है कि आप कितने प्लांट ले रहे हैं। हम यहाँ पर एक प्लांट की बात कर रहे थे, वहां पर एक प्लांट लिया है अपन ने, एक इधर एक इधर, कितने भी तो कैसे हो सके होंगे, एक बार में तो हम 4 गैमिट ही लेंगे वहां पर, तो 2-2 गैमिट ले लिया अपन ने, है ना। तो 2 गैमिट जब बन रहे हैं तो 2 इंटू 2 4, आई बात समझ, तो कंफ्यूज ना हो इससे। ठीक, चलिए, हाँ, इसी तरह प्योर लाइन मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। बट यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अब सुनिए आगे बात, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर 2 लाइन आपको समझने की जरूरत है, सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। अरे इसी को तो यूज किया था मेंडल ने, क्या बनाने के लिए, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाने के लिए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाने के लिए उन्होंने यही तो किया था, एक पौधे को ले लिया, उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए, आगे वाली आने वाली जो जनरेशन आती गई उनमें क्या देखते हैं कि होमोजाइगोसिटी डेवलप हो चुकी है, और होमोजाइगोसिटी ही तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, चाहे वो कैपिटल टी में हो या स्मॉल टी में हो, दोनों बातें एक ही है। चलिए, अब आगे जो हम बढ़ रहे हैं आज, वो हम बात करेंगे कंक्लूजन या रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वाली पीडीएफ आपको मिल चुकी है, आज वापस से अपलोड कर दी है, और आज अब वापस जो हुई जाएगी अपलोड, क्लास के पहले अपलोड हो चुकी थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, चले आगे। कंक्लूजन या रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मेंडल जो है उन्होंने क्या किया था, 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या दिया था बेटा, 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, 3 पोस्टुलेट दिए, बट हम आगे पढ़े तो लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो 2 है। ये क्या बात हुई भाई, 3 पोस्टुलेट जो है वो इन्होंने इस बेसिस पर दिए कि उनसे 3 नियम या 3 लॉज जो है वो प्रिडिक्ट किए जा सके, बताए जा सके। असल में मेंडल ने पहली बात जो की वो बात की थी पोस्टुलेट 1, वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन करता है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ठीक। पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, पेयर्ड फैक्टर की बात क्या की है, मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें फैक्टर जो होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी जोड़े में होंगे। दूसरी बात, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की बात की, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस यानी इन दोनों में से एक डोमिनेंट होगा, अभी वापस डिटेल में समझेंगे, है ना, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंट। तीसरा है पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, अलग अलग होना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना,
यहां पर जो पहला है इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरी बात, पोस्टुलेट 3 जो है उसे हम सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना कि थर्ड तो पोस्टुलेट है और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है या लॉ ऑफ हेरिडिटी है। क्लियर है यह बात यहां पर? चलिए एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। मेंडल ने बोला कि कोई जो हेरिडिटी हो रही है, या फिर मैं ये बोलूं कि कोई भी एक जो कैरेक्टर है, कोई भी एक कैरेक्टर, ये किससे रेगुलेट होता है, इसका कंट्रोल कौन करता है? तो जो मेंडल की लाइन है वो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू मेंडल, ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है यूनिट फैक्टर्स से। यूनिट फैक्टर्स क्या होते हैं? हमें पता है कि कोई भी एक कैरेक्टर, अगर मान लो मैं बोलूं यहां पर कि हाइट की जीन की बात की जा रही है, हाइट, हाइट जो है उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। यानी अगर मैं ये बोलूं तो टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी है एलील, कैपिटल टी। ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी। हाँ, स्मॉल टी कंडीशन जब आएगी तभी ड्वार्फ बनेगा, ये हमें याद है ना, हमेशा इसी कंडीशन में बनेगा ड्वार्फ। बट उत्तरदायी मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये। यानी अकॉर्डिंग टू मेंडल, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। मतलब कम से कम ये जो है ये कंट्रोल करेगा ना। तो यूनिट फैक्टर मतलब यहां पर क्या है, ये यूनिट है किसकी? यहां पर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट क्या है? ये एक जीन है। आई बात समझ? एलील है, हाँ बेटा, जब इसको अगर एक अकेला देखा जाए तब मैं इसको जीन भी कह सकता हूं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। चलो ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, फैक्टर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। फैक्टर जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, मान लो अभी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म था तो इसके अंदर ये कंडीशन या ये कंडीशन या ये कंडीशन मिलेगी ना बेटा? बोलो हाँ या ना, मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो हमेशा पेयर में मिलेंगे, ये पेयर में मिलेंगे। सर गैमेट में हमेशा सिंगल जीन होंगे, बिल्कुल सिंगल जीन होंगे, गैमेट में सिंगल जीन हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब बात कर रहे हैं हम यहां पर फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, पेयर की फॉर्म में होंगे, है ना। तो ये जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो यूनिट फैक्टर से, मतलब एक जीन से रेगुलेट होता है, एक जीन से रेगुलेट होता है। फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, फैक्टर जो है पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है बात, है ना। चलिए ये बात समझ आ गई। अब असल में मेंडल ने ये बात क्यों समझाई? असल में मेंडल ने ये बात ये समझाई क्यों? क्योंकि उनकी बातों को समझने के लिए, आगे आने वाली जो बातें हैं उनको समझने के लिए एक बेसिस इस्टेब्लिश किया इन्होंने। किसके लिए? पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस के लिए। पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस को समझाने के लिए इन्होंने ये बताया कि जो जीन होंगे वो पेयर में होंगे, है ना। और अब आगे जाकर डोमिनेंस के बारे में समझाया जाएगा। डोमिनेंस क्या बोलता है? चलिए इस स्टेटमेंट को बेटा कभी भी नहीं बताया गया कि एक गैमेट के अंदर एक से ज्यादा जीन की बात कभी नहीं की गई। जीन एक होगा मतलब एक कैरेक्टर का। एक गैमेट के अंदर अगर ह्यूमन के गैमेट की बात की जाए तो लाखों करोड़ों जीन है असली में। समझने की कोशिश करना है यहां पर फोर्क मेथड में। हाँ तो बेटा कैरेक्टर जब ज्यादा लेंगे ना, आप यहाँ मोनोहाइब्रिड लेके चलिए। मोनोहाइब्रिड में तो सिर्फ एक ही जीन है, फोर्क मेथड को मत डालिए यहाँ पर बीच में, है ना। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या दिखाया है? यहाँ पर हाइट के जीन की बात की, तो हाइट के जीन के अलावा कौन सा जीन आएगा? यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो हमारे अंदर तो लाखों करोड़ों जीन है। एक ह्यूमन जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम पर लाखों करोड़ों जीन प्रेजेंट हैं। आई बात समझ?
तो सिर्फ उनको तो इस तरह से हम स्टडी कर ही नहीं सकते, हम उसमें से क्या उठाएंगे, एक जीन उठाएंगे कि मान लो अपन ए को स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इस गैमेट में ये ए जीन है, ये नहीं बोलेंगे कि करोड़ों जीन है। आई बात समझ, क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। जिक्रा आपको समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ बेटा? है ना? हाँ, हम क्या है किस तरीके से समझ रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलो अब देखते जाते हैं। एक गैमेट के अंदर क्रोमोसोम एक होगा? नहीं, नहीं। एक गैमेट के अंदर अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे। मैंने आपको कितनी बार बताया है ये बात कि हम सिर्फ मोनोहाइब्रिड लेकर चल रहे हैं, तो एक जीन को मान के चल रहे हैं। यही बात मेंडल ने की थी, उन्होंने एक ही जीन के ऊपर यानी एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया था, बाकी जो हो रहे हैं होने दो। क्लियर हुई बात? तस्कीन क्लियर हुई? हाँ, आवाज ठीक है। अभी हम, अब आ रही है आवाज बेटा? अब क्लियर है आवाज? एक क्रोमोसोम में तो सेम टाइप के जीन्स एक ही होता है ना? हाँ बिल्कुल एक ही होता है, हाइट का जीन एक ही होगा। एक गैमेट के अंदर एक, ठीक है, हो गया, वॉइस वाली बात क्लियर हो गई। लाखों में एक क्रोमोसोम सेम एक ही होता है ना? लाखों में एक क्रोमोसोम सेम एक जीन एक ही होता है, ये बोल रहे हो क्या आप? गैमेट में और भी जीन है लेकिन कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर को लेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलो, हाँ, तेज प्रताप क्लियर हो गया आपके डाउट? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना? अब आप फोकस करो सारी बातों पर, ठीक? सुनना ध्यान से, मैंने बात की यहां पर, अब हम पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। पहले सिंपल सी बात क्या है, सार क्या है इसका, सुनना। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है। अब अगर मैं इसको वापस से एक बात और क्लियर कर लो, सुन, अगर मैं इसको प्लांट बोल रहा हूं तो आप खुद ही बताओ, क्या इसके पास सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी ही है क्या? नहीं, इसके पास तो बहुत सारे जीन है। हम सिर्फ स्टडी करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की, इसलिए इसको बोल देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? इसको लिटरली ये नहीं लेना कि भाई उसके पास तो सिर्फ एक ही जीन है, एक ही कैरेक्टर है, नहीं। चलिए सुनना, आप ध्यान से सुनना। कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने क्या बोला कि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पुरानी बात को रिवाइज कर रहे हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में है क्या, इसमें से एक डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट है क्या, है ना बेटा? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जरा, अब एक बात बताओ, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि ये टॉल है। टॉल किसकी वजह से है? ये कैपिटल टी की वजह से। अगर यहाँ कैपिटल टी आ गया, एक भी कैपिटल टी आ गया, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर कैपिटल टी और डैश खाली जगह छोड़ी हुई है, ठीक है, और मैंने सामने लिख दिया बिना कुछ सोचे टॉल, तो क्या ये गलत होगा क्या? नहीं। आप चाहे यहां पर कैपिटल टी लिख दे चाहे स्मॉल टी लिख दे, ये तो टॉल ही रहेगा, बदल नहीं सकता। अब सुनना ध्यान से, अब अपने को समझ आ गई, ये तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। सबको क्लियर है ना ये बात? तो बोलो हाँ या ना। फैक्टर और जीन सेम है। अब सुनना, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पर इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं अपन। इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स, डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स मतलब हेटेरोजाइगस, डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स हेटेरोजाइगस, वन यूनिट फैक्टर, वन यूनिट फैक्टर, ये रहा वन यूनिट फैक्टर, एक जीन, एक एलील is able to express itself, is able to express itself, it is called dominant unit factor। dominant unit factor कौन सा है यहां पर? कैपिटल टी। अरे बोलो हाँ या ना, कैपिटल टी है ना? ठीक है। whereas other unit factor fail to express itself, it is called recessive unit factor। तो recessive unit factor कौन सा है? स्मॉल टी वाला है। कैपिटल टी और स्मॉल टी
है ना। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ कौन सा, डोमिनेंट, और ये हुआ कौन सा, रेसेसिव। अब आई ना बात समझ। नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी को कुछ भी नहीं कहेंगे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी को एक ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे अगर मैं ये बोलूं यहां पर एक जीन है कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल टी है, ये दोनों एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक कैरेक्टर के क्या है, ये एलील। अब अगर मैं ये बोल दूं कि रेड लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि ये एक तरह का कलर है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि रेड कलर नहीं होगा। रेड उसका पर्टिकुलर नाम है, रेड, वो रेड है क्योंकि वो हमें उस तरीके का दिख रहा है। एक ग्रीन है तो ये दिख रहा है हमें, यानी एक कलर की अलग अलग फॉर्म क्या हुई, रेड, ब्लू, ग्रीन। आई बात समझ। जीन, एलील और फैक्टर सेम है तो कोई एक ही यूज होना चाहिए ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब जगह अलग अलग बात की जाएगी बेटा। जीन और फैक्टर एक ही है। फैक्टर मेंडल ने बोला था, आज हमने उसका नाम सही से बदलकर जीन कर दिया है, ठीक। और एलील जब भी बोलते हैं हम, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक कैरेक्टर के लिए जो अलग अलग जीन है जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो सभी एलील होते हैं। आई बात समझ। अब क्लियर हुई बात। आप इस कलर वाले एग्जांपल को लो ना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात है ना। प्रियंका, आप बताइए, आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है ना, क्लियर। हाँ, जिक्र क्या, एलिल इज पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हाँ, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है एलिल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। चलो बढ़े आगे। अगर स्मॉल टी पहले लिखे और नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, कैपिटल टी हमेशा पहले आएगा, कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी, ठीक। चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को। थ्योरी है सिंपल, सब समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर आगे, तो क्या बात है, प्योर टॉल, ये प्योर ड्वार्फ, ये हमने सिंपल सी बातें समझाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ जाएंगे ये। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे टी कैपिटल, या दोनों जीन है डिफरेंट कैरेक्टर के, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो एलील्स के एक ही कैरेक्टर्स के हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। मेंडल ने तो बता दिया, क्या बता दिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, बट जैसे जैसे टाइम निकला उस वक्त नहीं पता चला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में, अब मगर आज हमें पता है। अब सुनना बात बेटा, पोस्टुलेट लॉ कब बोल रहे हैं अपन, लॉ जब ये पोस्टुलेट बोला ना अपन ने, ये पोस्टुलेट मेंडल ने दिया था, बट इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने सेकंड, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में है ना, पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 को इंक्लूड किया है अपन ने। मैंने पहले यही तो समझाया आपको शुरू में, देखो जरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 को इंक्लूड करके क्या बनाया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पोस्टुलेट 3 को बदल के लिख दिया क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो ध्यान से सुनना आप, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं यहां पर हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की बात करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कुछ मिला जुला सा बन रहा है, यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। को डोमिनेंस की बात करते हैं यहां पर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो दोनों एलील है दोनों ही डोमिनेंट हो गई हैं। कैसे हो गई वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, ये याद रखना है आपको, अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ डोमिनेंस क्या है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। क्लियर है बात। चलिए, अब बात आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट की। सभी बच्चे लिखना टाइप करना छोड़ के सारी बात ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक, समझ नहीं आएगा वरना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना,
सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? अलग अलग होना। और बात की गई है यहां पर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की, प्योरिटी, ठीक? नहीं, मेंडल ने नहीं बताया था, अभी बोला ना मैंने, मेंडल ने नहीं बताया था, बाद में पता चला है। सेपरेट होना, अलग अलग होना क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। सुनना ध्यान से, व्हेन टू सिमिलर डिसिमिलर फैक्टर, डिसिमिलर फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, टाइम गुजरा, ये जैसे प्लांट ग्रो हुआ था, ये प्लांट है, ये ग्रो होता रहा, तो धीरे धीरे करके क्या होने लगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है इन्होंने आपस में मिक्सिंग कर ली और कुछ मीडियम हाइट बना लिया, या फिर आपस में मिक्सिंग करके इन्होंने क्या कर दिया? कोई नया कैरेक्टर डेवलप कर लिया। क्या ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी ये जो फैक्टर्स हैं कैपिटल टी और ये जो फैक्टर है स्मॉल टी, ये दोनों अपना अलग अलग रहते हैं, ठीक है? आपस में मिलते नहीं है, ये मिक्सिंग नहीं करते, ब्लेंडिंग नहीं करते, ठीक? ब्लेंडिंग नहीं करते ही है। तो ये क्या होता है? फैक्टर्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग। ये हमारा पहला, ये क्या होगा? हमारा पहला पॉइंट है इसका। आई बात समझ? ठीक है, अब सुनना ध्यान से बात को। अब क्या बात कर रहे हैं हम यहां पर? दूसरा पॉइंट पढ़ो जरा। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन both factors separate randomly by this one gamete get recessive only one factor of the two factors, so gametes are always pure। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं पढ़ रहा है अभी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कहां बात आ गई यहाँ? आप इसको ध्यान से सुनो, फिर ये छूट जाएगा, है ना? मैंने क्या बोला? लिखना और टाइप वगैरह कुछ मत करो, बाद में सारे डाउट आएंगे आपके, अपन सब क्लियर करेंगे, पहले इस पे ध्यान दो पूरा, ठीक? चलो ध्यान से सुनना, है ना? मैंने बोला ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ठीक? अब क्या हो रहा है? यहां पर बन रहे हैं गैमेट्स, ठीक? गैमेट्स बनने लगे, गैमेट्स बनने लगे तो क्या होगा? ये जो कैपिटल टी है ना, ये अलग हो गया, ये स्मॉल टी है ना, ये अलग हो गया। तो क्या बनाया? कैपिटल टी एक अलग गैमेट बना, ये स्मॉल टी एक अलग गैमेट बन गया। क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ? मियोसिस हुआ, हुआ ना मियोसिस? तो क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर कैपिटल टी बोलता है स्मॉल टी को कि तू भी मेरे साथ ही चल, ऐसा तो नहीं हुआ? मतलब ये दोनों साथ साथ रह रहे थे इतने टाइम तक, साथ साथ रह रहे थे उस ऑर्गेनिज्म में, पर जैसे ही अलग होने का टाइम आया दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, कोई इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं डाला। ना तो इन्होंने ये किया कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी को भी कैपिटल टी जैसा बना दिया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। और ना ही ऐसा हुआ कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ने सेपरेट होने से मना कर दिया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि जो गैमेट्स बनते हैं उनमें जो जीन आएगा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये जीन आया ना, ये कहां से आया है? इजीली सेपरेट हुआ है और ये प्योर है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। आई बात समझ? तो जो फैक्टर्स है, अब यहाँ फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेंडल ने दिया है तो फैक्टर बोलना पड़ेगा। फैक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और ना ही कोई मिक्सिंग करते हैं। क्लियर हुई यहां पर ये बात? बोलो हाँ या ना? अब क्लियर हो गई ना? चलो बहुत बढ़िया। रिसीव आएगा, रिसीव क्या? अभिनव
मिक्सिंग का मतलब है बेटा कि कैपिटल टी की वजह से स्मॉल टी भी कैपिटल टी जैसा बन जाए। हाइब्रिड टॉल का मतलब मिक्सिंग नहीं होता। आप कैसे सोच बोल रहे हो ये? कैपिटल टी स्मॉल टी में यहाँ टॉल होता है। क्या स्मॉल टी का कोई रोल है क्या यहाँ पर? हाँ, स्मॉल टी का कोई रोल है क्या? नहीं। डोमिनेंट कंडीशन की वजह से जो जो फिनोटाइप आ रहा है वो कैपिटल टी की वजह से आ रहा है, तो मिक्सिंग कैसे हुई? नहीं हुई। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना आप। हाँ ठीक है ठीक है, रिसीव, वो गलत टाइप हो रहा है वहां। सेकंड पॉइंट में क्या बात की गई है हमने? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप मेरी बात को ध्यान से सुने सिर्फ जो बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, इसको आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे थ्योरी को। बेटा एक चीज वापस आज मैं आपको बता दूं कि आप ये सिर्फ ये स्लाइड स्लाइड को लेके ना चले। स्लाइड सिर्फ हमारा पढ़ाने के लिए एक तरीका है। आपको जो रीडिंग करनी है, जो पूरी लैंग्वेज पढ़नी है, वो मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी से पढ़नी है, ये याद रखें। स्लाइड के भरोसे ना रहें। स्लाइड आपको सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप इससे रिवाइज कर पाए, इससे नोट्स ना बनाएं। आपको अगर नोट्स बनाने हैं या आपको लैंग्वेज सही से पकड़नी है तो आपको मॉड्यूल पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, इसमें शॉर्ट में लिखी गई है सारी बातें, गलत नहीं है पर शॉर्ट में लिखी गई है। आपको पूरी जो है पूरी थ्योरी पूरी पढ़नी है। ये नहीं कि सिर्फ स्लाइड स्लाइड पढ़ लेंगे तो अपना काम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का क्या मतलब है यहाँ पर? हेटेरोजाइगस सर इस पे मॉड्यूल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े तो नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूल भी पढ़ना है बेटा, है ना? पढ़ना है मॉड्यूल भी। ठीक है, एनसीईआरटी आपको बाद में समझ आएगी, आप पहले मॉड्यूल पढ़ो। चलिए अब आगे चल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक, हाँ बिल्कुल राइट श्रुति, बिल्कुल सही लाइन है। चलो अब आगे चलते हैं, हम आगे क्या देख रहे हैं। अब जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, ये सब क्लियर हो जाएगा और सारी बातें भी समझ आएगी। उसके पहले एक चीज देखना, अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, बट इसका एक रेयर एक्सेप्शन है, जो क्या है? नॉन डिसजंक्शन। अब आपको याद होगा मैंने आपको मियोसिस पढ़ने के लिए कहा था, है ना? क्यों कहा था वो अभी समझ आएगा आपको। अब अगर पढ़ा है आपने तो बहुत अच्छा, और नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आइडिया तो दूंगा ही सही, पर पढ़ा करें जब में तो। ये है मदर सेल। मदर सेल, यहां पर क्या होगा? इसमें से गैमिट बनने जा रहे हैं, यहां होने जा रहा है मियोसिस। मियोसिस होने जा रहा है। अब देखना ध्यान से समझना, मियोसिस हो रहा है यहां पर तो क्या होगा देख। यहां पर दो तरह के ये गैमेट बने। अब बेटा आप इसको एग्जैक्टली मियोसिस की तरह ना लें, क्योंकि मियोसिस में आपको 4 सेल्स दिखाई देंगी, पर हम यहाँ पर 2 ही सेल्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्रॉसिंग अगर होता, 4 सेल बनती, तो उसमें भी शायद यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी बना सकते थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसी बात ना करें, कंफ्यूज ना हो, समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। सुनना, यहां क्या हो रहा है? नॉर्मल कंडीशंस में अगर सेपरेशन होता है, मियोसिस हो रहा है, तो क्या होगा? ये देखो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये चला गया, जाएगा ना? इस तरीके से जाएगा। कैसे जा रहा है? ये वाला सेपरेट होकर यहां आ गया, ये वाला, और ये वाला सेपरेट होकर यहां आ गया। ठीक, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब बात की जा रही है किसकी? ये नॉर्मल गैमेट बने, इसे कहा जाता है डिसजंक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? डिसजंक्शन। अब बात करते हैं हम यहां पर नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। मान लीजिए किसी वजह से जब ये गैमेट बन रहे थे तो क्या हुआ? कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी जो है साथ साथ ही चला गया। कहां साथ साथ चला गया? इस वाले गैमेट में। मतलब अरे ये क्या हुआ? होना क्या था कि ये यहां से इस तरह से सेपरेट होते, कुछ इस तरह की प्रोसेस होती, कैपिटल टी अलग होता, स्मॉल टी अलग होता, पर हुआ ऐसा नहीं। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी जो है एक ही गैमेट में चला गया।
और ये गैमेट रह गया खाली। ये वाला गैमेट कैसा रह गया? खाली रह गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। म्यूटेशन मतलब अगर सिर्फ एक छोटे से जीन में चेंजेस आ जाए, जीन तो एक बहुत बड़ा है, उसमें अगर उसकी सीक्वेंस में, डीएनए की सीक्वेंस में एक चेंज आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि जो वो पर्सन है उसकी जान पे बनाती है। होती है ना बहुत सारी डिजीज जो है वो लीथल डिजीज होती है, जान पे बनाती है। यानी एक छोटा सा सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो इतनी दिक्कत है। तो अगर यहां पर आप देखो जरा, क्या हो गया, इस सेल के, इस गैमेट के अंदर दो क्रोमोसोम आ गए। तो जब ये गैमेट जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा? दूसरे गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो ये कैसा बन जाएगा? 3n बन जाएगा। भाई ये n है ना, गैमेट n होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये तो 2n गैमेट बन गया। तो यानी ये एबनॉर्मल कंडीशन है, पर ये रेयरली होता है। तो यानी ये किसका एक्सेप्शन हुआ एक तरह से? बताओ किसका एक्सेप्शन हुआ? लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन इस तरीके से है क्योंकि ऐसी कंडीशन आ सकती है ना। जबकि हमने क्या बोला था कि ये दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं, कभी भी साथ साथ नहीं जाएंगे, तो यहां चले गए, बट बहुत ही कम होता है ऐसा। क्लियर हुई है बात सबको? बोलो, अगर स्टेटमेंट आए कि दिस लॉ हैज नो एक्सेप्शन, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते। पहली बात तो ऐसी बातें नहीं पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, बायो के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 99% होती हैं बट 1% नहीं होती, और हम किसको लेके चलते हैं? उस 99% को। हमेशा हम जनरल बात करेंगे, एक्सेप्शंस की बात हम अलग से करेंगे, और उतनी ही करेंगे जितनी हमारे काम की। चलो देखिए जरा, डाउन सिंड्रोम वगैरह हम सब बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई बात नहीं है ना। चलिए सुनिए, हाँ ऑफ स्प्रिंग ट्रिप्लॉइड हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात सुनना, इस लाइन को पढ़िए ध्यान से। इन F2 जनरेशन 3:1 is obtained due to F2 जनरेशन में 3:1 कैसे आता है? चलो एक छोटा सा यहां क्रॉस करा लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। मुझे पता है आप सबको ये दिमाग में है कि ये क्रॉस कैसे होता है। ये कौन सा है? पेरेंट जनरेशन। ये कौन सा हुआ? F1। और इसके बाद इससे गैमेट बनेंगे दो तरह के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमें यह पता है कि यहाँ अगर मैं बोलूं कि टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं, तो आप बोलोगे 3:1 है सर। 3 कौन है? ये वाला और ये वाला। आई बात समझ? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आपने अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था? उसमें यही पढ़ा था कि अगर एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, वो कौन सा होता है? डोमिनेंट होता है। तो 3 आए यहां पर। 3 कैसे आ रहे हैं? टॉल आ रहे हैं, इसमें टॉल, इसमें टॉल, इसमें टॉल। इनके टॉल होने की वजह कौन है यहां पर? इनके टॉल होने की वजह बेटा कौन है? ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। तो डोमिनेंट बात जहां भी आएगी तो हमारा कौन सा लॉ काम करेगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा काम करेगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी 3:1 को हम समझा कैसे सकते हैं? 3:1 को हम समझा सकते हैं किससे? डोमिनेंस से। ठीक, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, एक ध्यान से सुनना बात। हाँ फिनोटाइप देख रहे हैं यहां पर, अब ध्यान से सुनो। यहां चलते हैं हम, यहां पर गैमिट बन रहे थे। गैमिट कैसे बने? आपने झट से बोल दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर नॉन डिसजंक्शन हो जाता, नॉन डिसजंक्शन हो जाता,
तो क्या क्या होता, एक गैमेट ऐसा होता, एक खाली वाला होता, ठीक है ना। चलो अब यहां पर अगर मान लो इस वाले में नॉर्मल कंडीशन है ना, और यहां पर ही खाली वाले के साथ स्मॉल टी मिलता, तो क्या ये कभी टॉल होता क्या? नहीं होता ना कभी भी टॉल। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो बात कहता है वो अगर हमने नहीं मानी कि गैमेट्स जो है वो इजीली एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, तो क्या आप 3:1 को समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते बेटा, बिल्कुल 3:1 को बिल्कुल नहीं समझा सकते। अच्छा, अगर मान लो, है ना, मानो यहां पर वापस से सुनना, यही क्रॉस वापस करा रहा हूं, कहा कैसे समझ के कि नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी और खाली वाला। इसमें भी ऐसा ही हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी और खाली वाला, अब इसका क्रॉस करा रहे हैं। पहली बात तो ये कुछ एबनॉर्मल सेल बन गई, कुछ अजीब सी, ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत, ठीक। इसके साथ इसका, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीरो, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी जीरो, और ये जीरो जीरो, खाली खाली। तो क्या ड्वार्फ कंडीशन आपको दिखाई देती क्या यहां पर? कभी भी नहीं देती। यानी अगर हमें 3:1 को एक्सप्लेन करना है तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन दोनों के बारे में बातें करनी पड़ेगी। इन दोनों से ही हम इस 3:1 को समझा सकते हैं। आई बात समझ? अब अगर हम बात करें F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू, मैंने आपको समझा दिया, ड्वार्फ प्लांट कब मिलेगा? जब आप बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अब आई बात समझ, है ना। तो डोमिनेंसी, डोमिनेंट होने की वजह से तो टॉल हुए हैं ये तीनों, और ड्वार्फ कंडीशन जो आई है वो यहां नहीं आई क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं हुआ। तो ये जो ड्वार्फ कंडीशन है इसको तभी समझाया जा सकता है जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाएं। बिल्कुल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही तो एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन। बेटा जिक्रा इतनी देर से पहले बात हो चुकी है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश वाली स्लाइड्स जा चुकी हैं, अभी आपको अचानक कैसे याद आ गई बात? आप बीच में ये टॉपिक चल रहा है ना, आप भूल जाओगे। ये स्लाइड्स तो मैंने अपलोड कर दी है इंग्लिश वाली, ठीक है। हाँ ठीक है, पर मैंने अभी क्या बोला था कि आप पूरा टॉपिक को ध्यान रखो, है ना बेटा। देखो सुनो, क्वेश्चंस आपके सही हैं, बट आप अगर टाइप करते रहोगे तो आपका ये छूट जाएगा, है ना। अब ध्यान से सुनना सारी बात वापस से, ध्यान से सुनिए। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नॉन डिसजंक्शन है, तो यहां अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं हुआ, सिंपल सी बात। तभी तो समझ बात कर रहे हैं हम यहां पर। अगर आपको ड्वार्फ कंडीशन के बारे में बात करनी है तो नॉन डिसजंक्शन को हटाना पड़ेगा कि नॉन डिसजंक्शन नहीं हो रहा, तभी तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होएगा बेटा। एक चीज अप्लाई होगी तो दूसरी अप्लाई नहीं होगी, सिंपल बात, ठीक। सेकंड वाले की बात कर रहे हैं हम, वापस से सुनना। चलो ध्यान से सुनो वापस। यहां पर गैमेट बन रहे हैं, ये आपको ये चीज समझ आ गया, समझ आई ना कि ये यही साथ में चला गए हैं दोनों, ये तो सबको समझ आ गया ना? बोलो हाँ या ना। जिक्रा समझ आया नहीं आया ये वाली बात? कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में चले गए, ये समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो यहां पर कोई भी जीन होगा क्या इस वाले गैमेट में? ये वाला गैमेट खाली होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक। चलिए क्रॉस कराते हैं हम यहां पर, है ना। ऐसा क्रॉस नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर ये खाली, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर ये खाली, ठीक। पहली बात तो ये एबनॉर्मल सेल बन रही है यहां पर, ऐसा नहीं होगा। कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी इस तरह का कुछ बनेगा, ये ऐसा हमें नहीं पता कैसा बनता है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है ना, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना। यहां पर कैसा बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। चलो जरा देखो तो यहां क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और जीरो,
खाली। यहां क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी और खाली। और यहां क्या होगा, खाली और खाली। मुझे बताओ, इसके पास कोई जीन आया क्या? इसके पास कोई भी जीन नहीं आया। असल में इसके पास हाइट का कोई जीन आया ही नहीं। हाइट का जीन नहीं आया तो क्या इसमें कोई हाइट आएगी? एबनॉर्मेलिटी डेवलप होगी, शायद ये प्लांट जिंदा ना रहे। तो क्या ड्वार्फ कंडीशन आपको मिलेगी क्या कभी भी? ड्वार्फ कंडीशन आपको कभी भी नहीं मिलेगी। यानी अगर आपको ड्वार्फ कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, ड्वार्फ कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आपको यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब क्लियर हुई बात? बोलो है या ना? चलिए ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है अपना, यहां पर हम करेंगे अब क्या, क्वेश्चंस। चलिए अब सुनना बेटा, ब्लेंडिंग है वो फिनोटाइप के रेस्पेक्ट में कहेंगे ना, क्योंकि F1 कैपिटल टी स्मॉल टी आया था तो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट जीनोटाइप है। हाँ, कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, है ना। ब्लेंडिंग आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े। चलो ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे, लिखना टाइप करना सब छोड़ के ध्यान से सुनिए। हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे इनमें से किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं? ठीक है, चलो स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग। फैक्टर्स ब्लेंडिंग शो नहीं करते। उसके बाद बात करते हैं, फैक्टर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। फैक्टर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ये किसे समझा रहा है? ये हमारा यूनिट फैक्टर वाला लॉ जो है वो बात कर रहा है। मतलब ये तीनों पॉइंट, चलो पहले ये पढ़ते हैं। कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर, और आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट फैक्टर वेयर एज अदर इज रेसेसिव फैक्टर। आपने ध्यान दिया, ये जो तीनों बातें कही गई हैं ये असल में क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर प्रेजेंट है तो इसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। तो क्या बात कह रहे हैं हम, आउट ऑफ वन पेयर, ये वन पेयर, वन इज डोमिनेंट वेयर इज अदर इज रेसेसिव। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये कैसे होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये रियो लाइन कंट्रोल करते हैं एक कैरेक्टर को, ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है। यानी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझा रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो जरा वापस से। फैक्टर्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग। आप याद कीजिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, दोनों आसानी से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फैक्टर आंसर 1, ऑप्शन 1। चलिए क्लियर हो गई ना ये बात? ये तो हमने अभी वापस पहले पढ़ी है, वही बात रिवाइज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारा कैलकुलेशन करने वाला। ठीक, चलो अब बात क्या कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप खुद करेंगे। ठीक, चलो। एन इम्प्योर टॉल पी प्लांट। क्वेश्चन को बेटा हमेशा ध्यान से पढ़ना, हमेशा हमेशा, है ना। कितना ही आसान क्वेश्चन हो, एक एक वर्ड को आराम आराम से पढ़ेंगे तो सही आंसर बिल्कुल जल्दी से निकल के आ जाएगा, वरना जो आंसर आपको आता है, जो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, उसे भी आप गलत कर दोगे। ठीक, इम्प्योर टॉल। ठीक, इम्प्योर टॉल, टॉल है तो मतलब एक कैपिटल टी तो होगा, इम्प्योर है तो स्मॉल टी लिख दिया, यानी ये कैसा है? इम्प्योर टॉल है। ठीक, एन इम्प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट, दिस क्रॉस प्रोड्यूसेस 200 ऑफ स्प्रिंग। इस क्रॉस से क्या हुआ? 200 यानी 200 ऑफ स्प्रिंग बनी।
अच्छा, इसका क्रॉस किससे कराया अपन ने? चलो यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन, है ना। इम्प्योर टोल, इसका क्रॉस करा दिया ड्वार्फ से इम्प्योर टोल, कैपिटल टी स्मॉल टी और ड्वार्फ स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, चलो अब क्या हुआ, इस क्रॉस को करा के देखो जरा क्या हो रहा है। इस तरह से कुछ बनेगा चेकर्स बोर्ड, आपको बनाना आता है, ये तो आता है ना। तो देखो जरा क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो तरह के ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर बने हैं। कैसे बने हैं बेटा? दो तरह के बन गए, दो। देखो अब क्या होगा, ये कैसा होगा, ये वाला इम्प्योर टॉल, और ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, प्योर टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। अब मुझे बताओ यहाँ प्योर टॉल है क्या एक भी? प्योर टोल कहाँ है? जीरो है। जीरो कैसे है? क्योंकि प्योर टोल होता है कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी। अब एक सिंपल सी बात यहां पे समझो, सुनना बेटा, यहाँ एक ही गैमेट होता है तो अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर भी स्मॉल टी आता है ना, तो यहाँ स्मॉल टी आता और यहाँ स्मॉल टी आता, तो रेशो कितना आता, वही 1/2 या 1/2 ही। आई बात समझ? तो हम इसको आगे तक ऐसे ही करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल टी लाने के लिए दोनों पेरेंट्स के पास एक एक कैपिटल टी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा जैसे ही उसने बोला ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया है, तो साफ साफ है कि प्योर टॉल एक भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो सीधा सीधा जीरो आप पकड़ सकते हो। आई ना बात समझ? अच्छा, अब क्या पूछा है, ड्वार्फ प्लांट कितने बनेंगे? ये 1/2 बन रहा है, ये 1/2 बन रहा है, तो 200 इंटू 1/2 कितना हुआ, 100 हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा आंसर हो गया इसका? फोर्थ। क्लियर है बात? चलो, सबको समझ आया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। व्हाट विल बी जीनोटाइप, क्या पूछा है, जीनोटाइप पूछा है, ऑफ पेरेंटल गार्डन पी प्लांट इफ दे प्रोड्यूस 44 टॉल एंड 15 ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं ये, ठीक है। अच्छा, यहां पर मुझे बताओ टोटल प्लांट्स जो दिख रहे हैं आपको वो कैसे दिख रहे हैं, 44 और 15, इनके नीचे लिख दूं टॉल और ड्वार्फ, है ना। अच्छा याद करो, कुछ याद करो, क्या हमने क्या बात की थी, क्रॉस में F2 जनरेशन में जो रेशो होता था, F2 जनरेशन में जो रेशो होता था वो 3:1 होता था टॉल और ड्वार्फ का। पर यहां पर ये जो 45 है, ये लगभग 44 है, ये लगभग 45 काउंट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो क्या ये लगभग अप्रोक्स 3:1 रेशो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मतलब हमें एक चीज समझ आ गई कि ये क्रॉस जो होगा, ये क्रॉस जो होगा शायद F2 के जैसा होगा। आई बात समझ? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी क्रॉस करा के देखेंगे अपन तो। आ जाओ, चलो यहां इसका क्रॉस कराया गया है ना, यहां इसका क्रॉस करवा रहे हैं हम, तो क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, कैपिटल टी से इससे एक गैमेट बनेगा और इससे क्या बनेगा, ऐसा ही गैमेट बनेगा। चलो देखो जरा, टॉल और ड्वार्फ ये तो हमने कर ही लिया, समझ लिया है ना। अब इसका गैमेट क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो ये बना, और इसका क्या बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। हाँ बोलो सौम्या, क्या हुआ? जीनोटाइप पूछा है, बट जीनोटाइप हमें यहाँ पर हमने कुछ 1 to 1 अपने हिसाब से नहीं लिखा है, ये यहाँ दिया हुआ है बेटा इन्होंने। आप क्वेश्चन को देखो वापस से, 1 to 1 की क्यों बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हमें जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या दिया है, 3:1 लिया नहीं है हमने, हमने नहीं लिया, उन्होंने जो डेटा दिया उससे हमें 3:1 दिख गया।
आई बात समझ? तो 3:1 अगर दिख गया तो हमें ये समझ आ गया कि ये उस तरीके का है ना? हाँ, रुकिए, अप्रोक्स 3:1 स्मॉल टी 1/2 होगा। पिछले क्वेश्चन की बात किया, स्मॉल टी 1/1 ना होगा, कैसे होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद वापस से बताता हूं मैं एक बार, आप अभी इस क्वेश्चन पे रहो। रुकिए, हाँ, आशिक, आशिक क्या, ये क्या है? आपको क्या दिक्कत आ रही है बेटा? आपका कहाँ क्या लिखा हुआ है? 44 की जगह 45 नहीं, हमने अप्रोक्स लिया है। हाँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं कनेक्ट। ठीक है बेटा, जब क्वेश्चन चल रहा है तो आप इस पे ध्यान दीजिए अभी सभी बच्चे, है ना? चलो, ध्यान से सुनना वापस। अब यहां पर क्या हो रहा है, कैपिटल टी और ये कैपिटल टी बनेगा क्या? इसमें कभी भी इस कुछ ऐसा रेशो आ सकता है क्या टॉल और ड्वार्फ का? यहां तो सभी कैसे होंगे, हमेशा ही टॉल बनेंगे। चलो, इस क्रॉस में देखो, ये क्रॉस कौन सा है? मैंने आपको क्या बोला था, इतना जोर देके उस दिन बोला कि मोनो हाइब्रिड दिमाग में आना चाहिए। तो मोनो हाइब्रिड का F2 है कि नहीं है? ये बताओ जरा, है ना? है कि नहीं है? तो सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा यहां पर कैसे होंगे पौधे, टॉल और ड्वार्फ। तो 3:1 आता है। पहली बात तो यहीं से क्लिक हो गई ना? चलो ठीक है, फिर भी हम नहीं मान रहे कि नहीं सर, हमें तो भरोसा नहीं, क्रॉस करके देखेंगे हम तो। चलो कर लो क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस करके देखा अपन ने, ये क्रॉस किया। अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि जीनोटाइप 1:1 क्यों नहीं लिया, उनको वैसे क्लियर हो गया होगा, पर मैं वापस से समझा रहा हूं। हमसे जीनोटाइप ये वाले की बात नहीं कही, हमसे बोला गया है इनका जीनोटाइप पूछा है, पेरेंटल गार्डन पी का जीनोटाइप पूछा है, वो अलग बात है। ठीक है, क्लियर है? और उन्होंने जो डेटा दिया है उससे अपन ने 3:1 निकाला है, अपनी मर्जी से कोई कुछ डेटा नहीं लिया। ठीक, चलो। अब यहां पर इससे कैपिटल टी, है ना? कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहां पर कैसे होंगे? ऑल टॉल, ड्वार्फ फिर भी नहीं आएगा। और इसके अंदर, नेक्स्ट वाले के अंदर, इसमें क्रॉस कराया, देखो इसके अंदर क्या होगा, आधे टॉल और आधे ड्वार्फ। क्या 3:1 दिख रहा है क्या यहाँ पर? 3:1 किस में दिख रहा है? क्लियर हुई बात यहां पर? क्लियर हुई या नहीं? हाँ, तो अब हमें क्या समझ आया, हमने क्वेश्चन को चेक कर लिया कि हाँ, पेरेंट जो है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो जाकर उनमें 3:1 में टॉल और ड्वार्फ आएंगे। आई बात समझ? किसी को डाउट है यहां पर? सबकी बातें पूरी हो गई, क्लियर हो गई? फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो सेम हो सकता है, आगे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे उनमें होगा। हाँ, क्वेश्चन में फिनोटाइप का रेशियो दिया है इसलिए हमने लिया है। ठीक है, सबको क्लियर है? कोई ऊपर मैसेज छूट गया हो अगर? हाँ विनीता, अब हम पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट रही है आपका, देख लो, वापस से देख लेते हैं। यहां पर स्मॉल टी 1/1 होगा, आपने ऐसे बोला, ऐसा? पहले वाले क्वेश्चन में 1/1 होगा ना? 1/1 क्यों होगा बेटा, बताओ जरा। टोटल पौधे कितने हैं? 2। इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना? 1। टोटल पौधे कितने हैं? 2। स्मॉल टी वाला 1। क्लियर है अब? क्यों पूछना चाहिए था फिनोटाइप? फिनोटाइप तो टॉल ही है ना दोनों का। आई बात समझ? अगर मुझे एक बात बताओ, अगर फिनोटाइप बोलता, वो फिनोटाइप पूछता,
तो आप कैसे बताते फिर? अब बताओ, अगर फिनोटाइप पूछता तो ऑल टॉल है ना? सिंपल सी बात है। फिनोटाइप पूछा जाता तो ऑल टॉल बोल देते, और जीनोटाइप पूछा जाएगा तो हम बताएंगे डिटेल में कि ये प्योर टॉल नहीं है, तो ऑल टॉल बोलते हैं। अगर ऑल टॉल बोलूं मैं अगर, चलो एक सिंपल सी बात करो यहाँ पर, है ना, इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ पर। अब आप ही बताओगे ये बात। अगर मैंने बोला कि दो टॉल प्लांट का क्रॉस कराया, दो टॉल प्लांट का क्रॉस कराया, तो आप क्या जीनोटाइप लोगे? बताओ, किसने पूछा था अभी ये? प्रियंका। हाँ चलो बताइए। अगर मैं ये बोलूं कि ऑल टॉल प्लांट है और उनमें रेशो 3:1 आ रहा है, अगर मैंने बोल दिया 3:1 आ रहा है और मैंने ये नहीं बताया 3:1 के बारे में, दोनों स्थितियां हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि टॉल प्लांट को कैपिटल टी लिया जाए या कैपिटल टी स्मॉल टी लिया जाए, या फिर एक को प्योर लिया जाए एक को इम्प्योर लिया जाए। यानी जैसे ही ये बोला 3:1, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक हो गया कि ये दोनों कैसे हैं, इम्प्योर, तभी तो क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो आप इससे भी बता सकते हैं, अगर वो यहां पर पूछे, यहां पर ये लिख दे फिनोटाइप, तो भी क्वेश्चन हो सकता है, तो और आसान हो जाएगा तब तो। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा, आंसर आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से सभी बच्चे। इन गार्डन पी अ प्योर वॉयलेट फ्लावर, प्योर वॉयलेट फ्लावर। अब आपको याद आया होगा कि मैंने आपको टेबल याद करने को क्यों कहा था। अगर आपको किसी क्रॉस में यह नहीं पता कि डोमिनेंट कौन सा कलर होता है फूल का, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकते। अब क्लियर हो गई बात? बच्चे सोचेंगे सर टेबल भी याद करवा दी, इतनी सारी, इतनी बड़ा वाली जो टेबल है, क्या क्या याद करें हम, है ना? अब तो समझ आ रही है ना बात? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे याद करते हुए जाना है। किन किन बच्चों को टेबल याद नहीं है? अच्छा बताओ, किसी और को चैट दिखती नहीं है, मुझे दिखती है सिर्फ, तो बताओ जरा, किसी को पता नहीं चलेगा? किस किस को टेबल याद नहीं है? जिनको याद नहीं है वो बताओ। ईमानदारी, मैंने क्या बोला था आपको? क्या बोला था? कि जो बच्चे ईमानदार होते हैं, जो बच्चे ईमानदार होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, है ना? हाँ। सर अगर पीछे क्वेश्चन में फिनोटाइप पूछा है तो उसका आंसर टॉल टॉल होगा, बिल्कुल होगा। हम्म। ठीक है, चलो। अच्छा कोई बात नहीं। आप क्लास जो है, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप पढ़ें, ठीक है ना? पढ़े ना, पर टाइम निकाल कर, ठीक है? पहली क्लास है, ठीक है। आपको, आप रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं हम यहां पर कि गार्डन पी, अ प्योर वॉयलेट फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर प्लांट, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना सभी बच्चे? हाँ, जिनको आंसर आ गया है वो बाद में बात करेंगे, अभी अब देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर मैंने ये बोला
प्योर वायलेट फ्लावर मतलब ये क्या है, इसको हम ले लेते हैं किससे, डब्ल्यू से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, हाँ डब्ल्यू से ले लिया अपन ने यहाँ पर, इस तरह से आएगा ये। क्या इसके बाद का क्वेश्चन आप सब कर सकते हो क्या? जिनने, हाँ जिनकी पहली क्लास है, जिनकी छूट गई थी, वो परेशान ना हो, वो देखते रहे, बात सुनते रहे, ठीक है, समझ आएगा कुछ तो। चलो अब देखो आगे, इसके बाद का क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो करो, एक बार सोल्व करो। कोई बात नहीं, सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप सभी बच्चे जब मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, तो आप अपना नाम लिखा करें साथ में, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा क्या पूछ रहा है ना, सारी बात, ताकि मैं आपको उस तरीके से पता तो चले कौन है। हाँ वैसे व्हाट्सएप पे पता लग जाता है कि हाँ उस पर नाम लिखा आ जाता है, पर कुछ बच्चों का, कुछ का नहीं भी लिखा रहता, हम उसमें कुछ भी यूजर नेम फॉर्म में कुछ भी डाल देते हैं तो कई बार। ठीक है, सभी बच्चे अपना नाम लिख दिया करें। हाँ, अभिनीत नाम है मेरा, अभिनीत शर्मा। ठीक है बेटा, है ना। चलिए आगे चले, अपन पढ़े, अब करें, सॉल्व करें। सुनना आप ध्यान से, ठीक है, सबके पास नंबर है ही, सही है ना, नंबर सबके पास। रुको, चलो ठीक। हाँ बिल्कुल कर लीजिए कॉल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं नहीं रिसीव करता हूँ कॉल तो मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट भी कर सकते हो अगर आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेक्स्ट में भी हो जाएगा काम, ठीक। और अगर नहीं बात कर पाया, नहीं उठा पाया, तो अपना नाम लिख के और क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए, या तो मैं आपको वापस कॉल कर लूंगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा लेट ना करें, ठीक। चलो अब सुनते हैं, अपन क्वेश्चन समझते हैं, चलिए सुनना। क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, प्योर वॉयलेट, प्योर वॉयलेट है ना। प्योर वॉयलेट क्यों बोला है बेटा, इम्प्योर वॉयलेट भी हो सकता है ना, क्योंकि, है ना। और व्हाइट, व्हाइट हमें पता ही है, व्हाइट तो व्हाइट ही होएगा, ठीक है। चलो देखो जरा क्या हो रहा है, ये बन गया, यहाँ पर कौन बना, ये F1 आया है अभी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही तो है ये। वहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये सब थे, यहाँ पर ये बदल कर ऐसे हो गए। अब देखना क्या हो रहा है, इसका हमने सेल्फ पोलिनेशन करा दिया, क्या हो रहा है ये देखो, इसका क्रॉस करवा दिया। अब मोनोहाइब्रिड का ही रेशो आएगा इसमें, सिंपल सा, क्या आएगा रेशो, 1:1 या 3:1। अगर हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो 1:1, और अगर फिनोटाइप की बात करें तो 3:1, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं वो हम देखते हैं। प्योर फ्लावर्ड प्लांट, अब बता बेटा, यहाँ ये फ्लावर्ड इसलिए लिखा है ताकि प्योर के कैरेक्टर को बताया जाए, है ना। प्योर फ्लावर्ड, प्योर कौन कौन से होते हैं, जो होमोजाइगस है, एक तो ये होगा और एक ये होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो जरा क्या होता जा रहा है यहां पर, सुनना। 2/4, 2/4 का मतलब चार में से दो कैसे बने हैं, प्योर बने हैं, बने ना। तो अच्छा, यहां पर एक और चीज बात की गई है, 1000 ऑफ स्प्रिंग्स है ये टोटल, तो 2/4 मतलब 1/2 मतलब 50%, मतलब 100 का 50% कितना हुआ, 500। क्लियर है बात। चलो, इम्प्योर वॉयलेट फ्लावर्स, इम्प्योर, इम्प्योर तो यही होते हैं बेटा, है ना, और वॉयलेट भी बोल दिया तो एग्जैक्टली हम पहचान सकते हैं, तो ये भी कितने होंगे, 500। अच्छा, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर भी हमें पता है, चार में से एक ही बनता है, तो 250 होगा। आई बात समझ में,
क्लियर हो गया ना सबको क्वेश्चन ये? हाँ बहुत बढ़िया, जिनने किया बहुत बढ़िया है ना? नहीं भी आया तो छोटी मोटी गलती की वजह से हो सकता है, हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको बिल्कुल सारी चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो अब एक बात यहां पर ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों को, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बोलने वाला हूं, है ना? कुछ बच्चों को यहाँ डाउट आता है कि टोटल सर किया जाए तो 500 प्लस 500 प्लस 250 मतलब हो गए 1250, जबकि टोटल ऑफ स्प्रिंग दी गई है 1000। तो बेटा यहाँ पर एक चीज याद रखना, प्योर फ्लावर्ड प्लांट जब हमने बोला तो हमने बोला कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के बारे में, है ना? बोला नहीं बोला? जरा सुनना तो, ये वाली बात है ना? सुनना। अब इम्प्योर वॉयलेट फ्लावर किसमें होगा? कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इन दोनों टाइप में, है ना? एक ही टाइप पर दोनों बार लिख दिया हमने ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मतलब 250 ये होंगे, 250 ये होंगे, तो टोटल कितने हुए? 500। अब आपसे पूछा व्हाइट फ्लावर, तो व्हाइट फ्लावर वाले कौन से होते हैं? यही होते हैं क्या? ये इसको पहले काउंट कर चुके हो क्या आप? अरे ये इसको 500 में से 250 काउंट किए तो है पहले, फिर वापस क्यों काउंट कर रहे हो? अब आई ना बात समझ? तो टोटल तो कितने हैं? 1000 ही है, पर आपने काउंटिंग अलग तरीके से की है, ये क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम हुआ है। प्योर मतलब होता है होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक, चलो कोई डाउट यहां पर? किसी को कोई दिक्कत? चले आगे, चलो अब बात कर रहे हैं हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से बेटा, है ना? सभी बच्चे पहले पढ़ो इसको ध्यान से। व्हाइट को कहां ऐड करना है? व्हाइट को कहां ऐड करूं बताओ? कोई बात नहीं, हो जाती गलती, है ना? जल्दबाजी में, जल्दबाजी की गलती है ये। जीनोटाइप अलग है, हाँ ठीक है, अलग है। तो जो पूछा है वो बताएंगे ना। व्हाइट फ्लावर कौन सा है? स्मॉल डब्ल्यू बता दिया अपन ने। ठीक है ना? अब कहां ऐड करूं? बताओ, सुनना, आपको जो कंफ्यूजन है वापस से बता रहा हूं मैं, कि प्योर फ्लावर्ड प्लांट की बात की गई, तब प्योर फ्लावर्ड में ये मान लो 4 पौधे हैं, ठीक है? ये 4 है, इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, है ना? कर लिया, टोटली ज्यादा हो जाएगा। तो हाँ वही तो क्लियर किया है बेटा मैंने अभी इतनी देर, ये 100 क्लियर किया तो। हाँ, आप सही बच्चे, मतलब फोकस रहते हो ना, एक इधर उधर तो नहीं चले जाते बीच में। कोई चाय लेने चला गया, कोई जो है नाश्ता लेके आ रहा है बीच में, ऐसे तो नहीं करते हो ना? उठ के इधर उधर जा रहे हो। प्योर प्लांट बेटा कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू भी होता है। चलो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा कीजिए, है ना? आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है, वहां तो नहीं होगा ऐसा, है ना? वहां तो नहीं होएगा, फिर दिक्कत होगी वहां बैठे बैठे। आदत डाल लो, आदत डाल लें हम तो बढ़िया है। आ चुके हैं कोटा कुछ बच्चे? कोटा आ चुके हैं आप? अच्छा, एक मंथ पहले आ चुके हैं। अच्छा, कल आए हैं, कुछ 10th को आएंगे। हाँ आज हुई है बट, हाँ हाँ, आप लोगों की जो है वो बाद में। अच्छा सही है। ठीक है, बट अब जब क्लास में पढ़ेंगे अपनी अपनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, फोकस रहना चाहिए कि अब 1.5 घंटे मिलना ही नहीं है। हाँ चलो, जो आ चुके हैं वो बहुत बढ़िया, जो अभी रिसेंटली आए हैं वो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा वही करेंगे, क्वेश्चन वही करेंगे आगे। सभी अपने हेल्थ का ध्यान रखें यहाँ पर जब आए हैं। हाँ, ऑनलाइन रहेंगे वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी सारी फैसिलिटी रहेगी, है ना? चलो, सबको समझ आ गया है बेटा?
इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे आए थे हम ब्लू आई वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना है अभी यहां पर। हाँ ले सकते हैं, यही कंटिन्यू होगा बेटा, ऑफलाइन में कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। अभी तक तो यही सारी बात है, कुछ रेयर कंडीशन में कुछ दिक्कत होती है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो सारी चीजें मैनेजमेंट जो है वो सब चीजें मैनेज करेंगे, आप चिंता ना करें। आपका काम सिर्फ क्या है, आपको क्लास में जाकर बैठना है सावधानी के साथ मास्क लगाकर और दूर दूर, बस। हाँ चांस यही होंगे, बाकी जो भी डिसाइड होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना, आपका बैच है, आपकी क्लास कहाँ लगती है, क्या लगता है, चिंता ना करें, जो भी आएंगे सब बढ़िया है, ठीक है ना। चलो जब तक है तब तक बहुत सारा अच्छे से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, पूरा फोकस, बातें हो गई अपनी, अब सारा फोकस क्वेश्चन के ऊपर। जब मैं समझा रहा हूं तो ध्यान दिया कीजिए, ना लिखा कीजिए, ना टाइप किया कीजिए, ये बात याद रखनी है अपने को, है ना। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर। एक बात क्वेश्चन में साफ साफ समझा दी। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये जो आपने बताया है कि ब्राउन आई वाला ये वाला, आगे जाके अपन कुछ और पढ़ेंगे कि जो है ह्यूमन में जीन अलग हो रही है, तो यहां हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडलिज्म को, इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ठीक। चलो क्या बता दिया, ब्राउन आई, ब्राउन आई, है ना, ब्राउन आई जो है वो डोमिनेंट है। क्या इसे मैं कैपिटल बी लिख दूं, क्या कैपिटल बी लिख दूं, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया कैपिटल बी, ब्लू आई के लिए हमने लिख दिया स्मॉल बी, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के अंदर ब्राउन आई होगी क्या? बिल्कुल हाँ, हमें पता है, ये तो बहुत अच्छे से पता है, इन दोनों के अंदर ब्राउन आईज देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं हम किसकी, ब्लू आई, नीली आंखों की, है ना। ये जो नीली आंखें हैं बेटा, ये कैसे हो गया, इसका तो जीनोटाइप एक ही होगा, क्या होगा जरा बताओ, स्मॉल बी होगा, यही होगा इसका जीनोटाइप। तो ये बातें तो सबको क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप, जीनोटाइप पूछा है, ऑफ ब्राउन आइड पेरेंट्स इफ दे हैव ब्लू आइड चाइल्ड। मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस है उसमें पेरेंट्स बता दिए, पेरेंट्स का क्या दे दिया, फिनोटाइप दे दिया। फिनोटाइप क्या है, दोनों का ब्राउन है, चलो लिख दो, दोनों का ब्राउन आई लिख दिया हमने, पर ब्राउन आई के साथ तो ये दोनों आ जाते हैं, तो हम तो दोनों आएंगे। अब अपन सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा होगा, हमें तो नहीं पता, हमें जीनोटाइप तो नहीं पता, तो हमने यहां लिख दिया, कैपिटल बी को भी लिख दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी को भी लिख दिया, इसी तरह से कैपिटल बी स्मॉल बी लिख दिया दोनों। चलो अब चेक करते हैं, है ना। चेक करने के पहले यहां पर एक और बात, इफ दे हैव ब्लू आइड चाइल्ड, बच्चा जो है उसकी आंखें कैसी है, ब्लू है, यानी बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, ये वाला स्मॉल बी होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो जरा क्या हो रहा है यहां पर, स्मॉल बी होगा अगर, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल बात समझनी है। अगर इसके पास दो स्मॉल बी हैं, इसके पास दो स्मॉल बी हैं, तो एक इसको कहां से मिला होगा, मदर से मिला होगा, एक स्मॉल बी इसको कहां से मिला होगा, फादर से मिला होगा। बोलो हाँ या ना, मिलेगा ना, सही बात है ना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक गैमिट कहां से आया है, माता से, एक गैमिट कहां से आया है, पिता से, एक गैमिट मदर से, एक गैमिट फादर से। तो मुझे बताओ, अगर इनके पास एक एक स्मॉल बी अगर नहीं हुआ, तो ये बच्चा कैसे होगा, नहीं होगा, यानी ये कंडीशन तो होगी ही नहीं दोनों में, तो बची क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये भी कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, कैपिटल बी स्मॉल बी बचा। तो जीनोटाइप क्या होगा इसका, जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप क्या निकल के आया, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, आई बात समझ। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हो गया, आंसर इसका हो गया था। किसी को कोई डाउट यहां पर, ये कंसेप्ट बना लो, दिमाग में फिट कर लो कि जो बच्चा है उसमें एक गैमिट कहां से आया है, मदर से, एक गैमिट कहां से आया है, फादर से,
है ना? तो क्या होगा उसके पास, मतलब वो वाले जो गैमेट हैं वो उनके माता पिता में होने ही चाहिए, होने ही चाहिए ना। हाँ, आने का चांस 25% कैसे होगा? 25% क्या, हाँ वो क्रॉस कराएंगे तो, अगर हम ये क्रॉस कराएंगे तो इसका पार्ट 1/4 होगा। सारे चाइल्ड की बात ही नहीं की गई, उन्होंने बताया ही नहीं हमें कितने चाइल्ड हुए हैं। एक साथ 4 बच्चे हो जरूरी थोड़ी है, एक साथ एक बच्चा हुआ और उसमें क्या प्रोबेबिलिटी बैठ गई 1/4 वाली। आई बात समझ, है ना? एक कंसिडर करेंगे, एक ही आएगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा इसके बाद, इस क्वेश्चन को पढ़ो सभी बच्चे। हाँ क्वेश्चन में हिंट है ना, क्वेश्चन में बोला तो दोनों पेरेंट्स की आई ब्राउन है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी बच्चे ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया? हम्म अब इस क्वेश्चन में पहले क्या बोला था, पहले बच्चे के बारे में बता दिया था, अब बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी। इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर, ये हमें पता है। A brown eyed male has blue eyed mother। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमें बोला है कि ब्राउन आई जिसकी है, जिस मेल की, उसकी मदर की आईज कैसी है? ब्लू है। चलो इस चीज को ध्यान से सुनना, ब्राउन आई ये चीज हमें पता है। ब्राउन आई जो मेल है इसकी मदर कैसी है? मदर कैसी है बेटा? ब्लू आई है, तो मतलब पक्की बात है कि ये कैसी होगी? ये होंगी। यानी इसमें, इस मेल के अंदर, इस मेल के अंदर एक स्मॉल बी तो पक्का आएगा ही आएगा, एक स्मॉल बी तो पक्का आएगा ही आएगा, आएगा ना? तो क्या होगा, यानी ये कैपिटल बी नहीं हो सकता। ये कैसा होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। आई बात समझ? अब इसकी शादी किससे हुई है? इसकी शादी हुई स्मॉल बी से। अब तो आप सभी बच्चे एक्सपर्ट हो इस चीज में, अब आपको सिर्फ करना क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाना है ना? अच्छा वापस एक चीज बता रहा हूं मैं कि आप यहाँ पर स्मॉल बी भी लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं अपन, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना इससे, ये लो, है ना? इसको क्रॉस करा दिया, ये आया, यहाँ क्या आएगा? ये, और यहाँ क्या आएगा? ये। ठीक है ना? अब देखना, अब क्या पूछा है उसने, ब्राउन आई वाले बच्चे के चांसेस कितने होंगे? ब्राउन आई किस किसकी होगी? एक तो इसकी और एक इसकी, है ना? तो टोटल पौधे कितने हैं यहाँ पर? 4। चार में से, चार में से ये कितने हैं? 2। तो क्या हुआ? 1/2। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तब भी कितना होगा? टोटल पौधे 2 और ब्राउन आई वाले 1, तो चांसेस सेम 50%। अब आ गई ना बात आपको समझ में? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में कोई किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, चलो सुनना। इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। बेटा कैपिटल बी कैसे होगा? अगर हमने बोला कि उसकी जो मदर है वो स्मॉल बी है, तो वहां पर एक ना एक स्मॉल बी तो मेल को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कैपिटल बी नहीं हो सकता। क्लियर है? अब समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? आगे बढ़े। बेटा आप मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो ना? मैंने यही तो समझाया आपको,
मुझे एक बात बताओ, जब इसकी मदर ब्लू आइड है मतलब स्मॉल बी है ना, तो इसमें क्या हुआ होगा, एक गैमेट गया होगा। तो ये कैपिटल बी कैसे होएगा? बताइए, हो सकता है? बाकी बच्चे टाइप ना करें, बाकी कुछ जिनको समझ आ गया है, मैं जिसको बोल रहा हूँ अपने आप समझ जाएगा बच्चा, वो अपने आप टाइप करे। मुझे बताओ, ये मदर है, मदर में भी गैमेट बने होंगे स्मॉल बी, और ये स्मॉल बी, एक गैमेट कहाँ गया होगा, मेल के अंदर। तो मेल कैपिटल बी कैसे हो सकता है, कैपिटल बी उसमें एक ना एक जीन तो रिसेसिव वाला आएगा ही आएगा, है ना, इसलिए। अब क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन को पढ़ा हमने। इन इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये, घबराना नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज क्या आ गया क्या नहीं आ गया। बेटा अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें डेटा भी दे देते हैं कि क्या बात है। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होगा कोई जीन, उससे हो रही है ये। और वो जीन कैसी कंडीशन में है, वो जीन है रेसेसिव कंडीशन में। कैसी कंडीशन में बेटा, रेसेसिव कंडीशन में है वो, है ना। चलो ठीक है, तो हमें एक चीज समझ आ गई, मतलब जीन जब रेसेसिव कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, बीमारी होगी, एल्बिनिज्म होगा। ये देखो, डोमिनेंट और रेसेसिव, ये डिजीज वाला है ना। तो अब हम बना दें, इसके जीनोटाइप बनाते हैं, देखो कैसे कैसे बनते जा रहे हैं। कैपिटल है स्मॉल है, और स्मॉल है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब ये रेसेसिव कंडीशन में अप्लाई होता है तो सिर्फ इसके अंदर बीमारी होगी। ये दोनों नॉर्मल होंगे। कैपिटल ए एक बार भी आ गया तो वो स्मॉल ए की चलने देगा क्या, नहीं चलने देगा, यानी बीमारी नहीं होने देगा, और अच्छे जीन काम करेगा वहां पर। बट जब स्मॉल ए कंडीशन होगी तो एल्बिनिक यानी अफेक्टेड 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 होगा ये वाला। अब बात करते हैं हम यहां पर कि नॉर्मल बट कैरियर, ये क्या है। कैरियर का मतलब क्या है, जब इसके अंदर एक जीन स्मॉल ए है, जब इसके अंदर एक जीन स्मॉल ए है, तो ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, कैरियर हुआ। आई बात समझ। चलो आगे क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। द फर्स्ट चाइल्ड, ये हमें सिर्फ ये लाइन समझ आई है बेटा, है ना, यहां तक का समझाया अभी तक हमने, अभी क्वेश्चन को तो बात ही नहीं करी। बेटा ऑटोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते क्या, 22+X ऐसा होता है गैमेट, 22+Y, मेल के अंदर जो दो गैमेट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। 23 पेयर्स जो है उसमें से सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी सब किससे है, 22 ऑटोसोम्स है। और जो जीन्स ऑटोसोम्स पर हैं वो कैरेक्टर नहीं जाएंगे क्या बच्चे में, है, इसलिए। ठीक है, चलो हो जाता है कंफ्यूजन, है। चलो आगे चलते हैं। अब सुनना बात को ध्यान से, हम बात कर रहे हैं यहां पर कि द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट इज एल्बिनिक। नॉर्मल पेरेंट है, नॉर्मल पेरेंट जो है वो इन दोनों में से होंगे। लिख दो, दोनों की जीनोटाइप लिख दो, ये लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहे हैं द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स इज एल्बिनिक। फर्स्ट चाइल्ड एल्बिनिक है, सीधा सीधा लिख दो एल्बिनिक, और सीधा सीधा इसका जीनोटाइप क्या लिख देंगे हम, स्मॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है स्मॉल ए में तो। अब वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में की, क्या अगर इसके पास दो रेसेसिव जीन हैं तो ये पक्की बात है कि एक एक इसको अपने एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट से मिला होगा। यानी यानी क्या होगा, ये जो स्मॉल ए है ये रहा, ये जो स्मॉल ए है ये रहा, मतलब कैपिटल ए ये तो यहां नहीं हो सकता। तो हमें पता चल गया कि जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप क्या होगा, उनका जीनोटाइप ये होगा। आई बात समझ, क्लियर हुई बात।
पिछला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है, वही बात है। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना। ये अगर और एक कैरियर को मैरी करेगा तो एक नॉर्मल, दो कैरियर और एक अफेक्टेड। हाँ ठीक है, सबको क्लियर है? मदर वुड हैव कैरियर गैमेट एंड फादर वुड बी नॉर्मल। नहीं, क्यों? राजीव, आप जो बात बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए अगर फादर नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ऐसा, ये वाला। ठीक है, क्लियर हुई बात? सेकंड चाइल्ड करियर या नॉर्मल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अफेक्टेड नहीं होंगे बेटा, ये बोथ आर करियर बट अफेक्टेड। किसने कहा अफेक्टेड के लिए? नहीं, अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल है बट, नॉर्मल बट करियर, नॉर्मल बट कैरियर। आई बात समझ? चले आगे। सर मैक्सिमम केस में फीमेल कैरियर होती है? नहीं, अरे बेटा सब अलग, सेक्स क्रोमोसोम की थोड़ी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना? वो दूसरी बात है। बट हाउ कैन अ मेल बी नॉर्मल एज वेल एज कैरियर? बेटा ये बात दिमाग से निकाल दो। वो आप जो बात करते हो वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात है, उसे अभी छोड़ दो, उसे भूल जाओ, उसे मैं समझाऊंगा बाद में। आपको ये पता होगा कि वो एक्स और वाई वाली बात अलग होती है, वो बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अभी अभी ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। ऑटोसोम्स जो है वो दोनों में सेम होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। समझ आया? राजीव समझ आया नहीं आई बात? ठीक है। ऐसा कोई डिजिटल क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन कैरियर है कौन अफेक्टेड है, हाँ लिखा होगा। कैरियर नहीं लिखेंगे? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। यहां पर क्वेश्चन हो चुका, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने एक देख लिया, ठीक है। अब अपन सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी। इसमें सेकंड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, है ना? जीनोटाइप तो अपन ने निकाल लिया। अब इसमें सेकंड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखना। सेकंड चाइल्ड के एल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड चाइल्ड के एल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी, अरे ये रहा एल्बिनिक चाइल्ड, तो क्या होगी? 1/4, है ना? जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों होगी? चार में से एक तो हो सकता है ना एल्बिनिक, ठीक है। एक बात आपको वापस से एक चीज समझाता हूं मैं, सुनना ध्यान से। ये जो था फर्स्ट चाइल्ड था, यहां पर एक बार गैमिट बने, इसका काम पूरा हो गया इस वाले का। अब वापस से नए गैमिट आ रहे हैं, तो उन नए गैमिट में वापस से प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। आई बात समझ? इसका मतलब ये नहीं है कि एल्बिनिक हो गया तो अब इसको हटा दो, अब बाकी को आप इन तीन में से कैलकुलेट कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया होगा मैंने। फिर मान लो से इसके बारे में पूछ लिया तो फिर इन दोनों में से कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। थर्ड चाइल्ड बोले तब भी 25% कुछ नहीं, थर्ड चाइल्ड के साथ ये तो बोले कि कैसा चाहिए, एल्बिनिक चाहिए कि बिना नॉर्मल चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? चलो पढ़ो सभी बच्चे। हाँ चार चाइल्ड होए अलग अलग, एक साथ नहीं होंगे नॉर्मल। एक साथ चार होंगे तो नहीं होंगे, और ह्यूमन की बात है तो चार होंगे भी नहीं, होंगे तो वो दूसरी कंडीशन है। हाँ हाँ होमवर्क हो जाएगा सब बेटा, टाइम है, 1 मिनट है, आप नोट तो कीजिए इसे। सभी बच्चे नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्लास में वापस रिपीट करवा दूंगा इस क्वेश्चन की हेल्प से, आप इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करेंगे। नोट कर सकते हैं इसे? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
आज